चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एटम। एटम में सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे आसपास कोई भी चीज़ होती है ना, उसको हम मैटर कहते हैं। और अगर हम मैटर को डिवाइड करते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे जिन्हें फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं? उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को ही हम एटम नाम दे देते हैं। एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं और इनकी मेजरमेंट हम फर्मी मीटर में करते हैं। फर्मी मीटर, एक फर्मी मीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर्स, जो कि एक बहुत छोटी यूनिट है। तो एटम हमारे मैटर के क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब अगर हम किसी तरह मैटर को डिवाइड करते रहते तो पार्टिकल छोटे छोटे होते रहते, अल्टीमेटली हमारे पास एक बहुत छोटे पार्टिकल आ जाते जिसे हम फर्दर डिवाइड ना कर पाते, और उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम एटम नाम दे देते हैं। जो हमारा मैटर है वो एटम्स का ही बना है। जैसे ये गोल्ड है, गोल्ड को हम डिवाइड करते जा रहे हैं। अब जब हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद क्या होता है कि वो हल्का हो जाता है। तो मतलब हमारा वो चीज़ हल्की तो नहीं होनी चाहिए थी ना, मतलब मास तो उतना ही रहना चाहिए था। जैसे चारकोल को हीट करा तो लास्ट में ऐश रह गई, जो कि चारकोल से बहुत हल्की थी। तो बाकी का मैटर गया कहाँ? उस सबको हमें डिस्कस करने के लिए हमें डिफरेंट लॉज डिस्कस करने पड़ेंगे। तो कुछ लॉज हैं हमारे। पहला लॉ है लेवोइसियर का। लेवोइसियर ने एक लॉ दिया है जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लेवोइसियर एक साइंटिस्ट है जिसने कौन सा लॉ दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है। और लेवोइसियर को हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी मानते हैं। चलो जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैसे कहता क्या है, उसे डिस्कस करने से पहले इसने एक छोटी सी एक्टिविटी करी। इसने एक केमिकल रिएक्शन में पहले ही मास निकाल लिया और केमिकल रिएक्शन के बाद जो मास था उसे भी कैलकुलेट करा। मतलब ऐसा कुछ कि मैंने सोचा कि मेरे पास 2 ग्राम एक केमिकल है A और 2 ग्राम एक केमिकल है B, दोनों को मिक्स करा और प्रोडक्ट बना। जो प्रोडक्ट बना है ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों के मिलाकर एक प्रोडक्ट बना। और उसका जब हमने मास मेजर करा तो मास इसका 4 ग्राम था। मतलब जितना मास टोटल रिएक्शन से पहले होता है उतना ही टोटल मास रिएक्शन के बाद होता है। यही इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम ना मास को बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। ये वाला लॉ किसने दिया है? ये वाला लॉ लेवोइसियर ने दिया है। इसको करने के लिए इसने छोटी सी एक्टिविटी भी करी है। एक्टिविटी में इसने बेरियम क्लोराइड लिया और सोडियम सल्फेट लिया। बेरियम क्लोराइड सोच सकते हो क्या है? अब तुम सोच सकते हैं बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, और एक इसने लिया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4। दोनों के मिलाने से क्या बना है? दोनों के मिलाने से BaSO4 बना है और NaCl बना है। इसने क्या नोटिस करा कि इन दोनों केमिकल्स का जो टोटल मास है और इन दोनों केमिकल्स का जो टोटल मास है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड। देखो इन सब्सटेंसेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमने क्या क्या लिया है? एक तो केमिकल्स ले लिए, वाटर ले लिया, फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स, रबर कॉक, स्प्रिंग बैलेंस मास मेजर करने के लिए, स्टैंड और थ्रेड। इस सब को हमने यूज़ करा है। सबसे पहले बेरियम क्लोराइड लिया है जिसको हमने 250 ml वाटर में डाला। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करा है? इस सोल्यूशन, बेरियम क्लोराइड वाला सोल्यूशन बना लिया। ऐसे हमने सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन बनाया। सोडियम सल्फेट वैसे तो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हम क्या करेंगे? वाटर में डालेंगे। ठीक है, ऐसे हमने दोनों के सॉल्यूशंस बना लिए। फिर एक स्टैंड लिया, स्टैंड पे इन दोनों का मास हमने मेजर करा है। ठीक है, इन दोनों का मास हमने मेजर करा है लेकिन बिना भी रिएक्शन करवाए। ये अलग पड़ा है, ये अलग पड़ा है। हमने ऐसे ही इनका क्या करा? साथ में मेजरमेंट कर लिया। इसके अंदर एक केमिकल है, इसके अंदर एक केमिकल है। अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। इस रॉड को छोड़ेंगे ना जैसे ही हम,
तो ये क्या होगा, ये टिल्ट हो जाएगी और ये दोनों केमिकल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। केमिकल्स के मिक्स होते ही फिर से हम इसका मास मेजर करेंगे और ये हम नोटिस करेंगे कि जितना टोटल मास पहले था उतना ही टोटल मास अभी भी है। मतलब मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ है और इस रिएक्शन में हम ये नोटिस करेंगे कि जो टोटल मास पहले था उतना ही टोटल मास बाद में है। ठीक है, जैसे इसका मास 20.8 था, इसका मास 40.2 था, तो टोटल रिएक्टेंट का मास प्लस करके पता चल जाएगा और टोटल प्रोडक्ट का मास भी प्लस करके पता चल जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो भी क्या आएगा, देखो 4 और 1 5, 2 और 1 3, यहाँ पे भी 35 आ गया और यहाँ पे भी 35 ही आएगा। जो टोटल रिएक्टेंट का मास है ना, टोटल रिएक्टेंट का मास वो टोटल प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ये लॉ ये बात कहता है। ठीक है ना, टोटल रिएक्टेंट का मास और टोटल प्रोडक्ट का मास क्या होगा, बराबर होगा। अब जैसे इन्होंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है जिसे करने में हमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर सल्फेट CuSO4 और इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट डाला है Na2CO3। हम ऐसे ही लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट, इन्होंने रिएक्ट करा और बनाया सोडियम सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, मतलब ऐसे ही लिख दो चाहो वर्ड में, अगर फॉर्मूला बनाना नहीं आ रहा है। कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या देता है, सोडियम सल्फेट देता है और कॉपर कार्बोनेट देता है। इसका मास कितना है 15.9, इसका मास कितना है 10.6, इसका मास कितना है 14.2, इसका मास कितना है 12.3। हमें देखना है कंजर्वेशन ऑफ मास है या नहीं है। टोटल इसका मास निकाल के देखो, टोटल इसका मास निकाल के देखो, सेम आएगा, सेम आएगा तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। देखते हैं 26.5 आएगा दोनों तरफ, तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा फॉलो होता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन ये देखो, इसमें हमने क्या करा है, ये इक्वेशन है, इसमें हमने 112 ग्राम CaO लिया है। CaO कितना है, ये जो CaO है ये 112 ग्राम है और कैल्शियम कार्बोनेट बना है 200 ग्राम। तो पूछ रहे हैं ये कितना लिया होगा, ये कितना लिया होगा बताओ। इन दोनों को प्लस करके तो इसका मास आना चाहिए, जितना टोटल इसका मास है उतना ही टोटल इसका मास। अगर मैं इसका x मास मान रही हूँ तो x + 112 किसके बराबर होना चाहिए, 200, यानी x क्या होना चाहिए 200 अप माइनस 112। बस इस तरीके से हमारा मास निकल जाएगा कि हमें कितना CO2 यूज़ करना चाहिए था। एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी होता है जो प्राउस्ट ने दिया है। वो वाला लॉ तो लेवोइसियर ने दिया था, ये वाला लॉ प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। और ये कहता है कि अगर हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं ना तो उसमें वही 2 एलिमेंट्स होते हैं और उसी फिक्स्ड रेशो में होते हैं। अगर कोई भी हमने कंपाउंड लिया, मतलब दुनिया का कहीं का भी पानी हो, H2O कहीं का भी पानी हो, चाहे वो इंडियन वाटर हो, चाहे वो अमेरिकन वाटर हो, चाहे वो सी वाटर हो, समुद्र का पानी हो, चाहे वो रेन वाटर हो, कैसा भी पानी क्यों ना हो, उसका फॉर्मूला क्या है, H2O ही रहेगा। मतलब उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक फिक्स्ड रेशो भी रहेगा। यानी कि कोई भी कितना भी, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे H2O2 नहीं, इनका एक फिक्स्ड रेशो होगा। दुनिया में क्या होता है, अगर वो कंपाउंड है दुनिया में, वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका वही, उसमें वही 2 एलिमेंट्स होंगे और उसी फिक्स्ड रेशो में होंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होगा, हर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा और कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है ना मास का, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, अब जैसे H2O में हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना है। हाइड्रोजन का मास पता है हमको, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 है तो इंटू 2 कर दिया। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो ये आ गया 2:16। रेशो निकाला तो मास का रेशो आ गया 1:8। ये रेशो में, ये हमें मास कैसे पता चलता है पता है तुम्हें, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। हाइड्रोजन हीलियम, हाँ हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, उसके बाद पोटाशियम, कैल्शियम।
अब जैसे इसका नंबर 1 है तो इसका मास भी 1 है। इसके अलावा अगर जैसे इसका नंबर 2 है तो इसका मास 4 है। इवन में हम डबल कर देते हैं और ऑड में डबल प्लस 1। इवन में मास डबल, जैसे ऑक्सीजन का मास सोचना, ऑक्सीजन का नंबर ना 8 आएगा तो इसका मास 16 है। अगर मैं तुमसे पूछूं बताना क्लोरीन का मास क्या है, क्लोरीन का नंबर 17 है तो मास क्या होगा 17 2 ज़ा 34 प्लस 1 35। ठीक है, नंबर एटॉमिक नंबर तो ऐसे ही चलते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ऐसा करके, है ना, 5 6। और मास कैसे पता लगता है, जैसे कार्बन का नंबर 6 है तो इसका मास होगा 12। हाँ, इसमें एक्सेप्शन है, एक छोटी सी एक्सेप्शन है। वैसे तो यही चलता है कि इवन में तो हम डबल कर देते हैं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का नंबर है 11 तो मास इसका होगा 23। लेकिन नाइट्रोजन एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है। मास हमने क्या एक्सपेक्ट करा था कि ये तो ऑड है तो 7 का डबल 14 प्लस 1 15, लेकिन इसका मास 14 ही होता है। तो ये चलता है। ठीक है, जैसे वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है ना। फ्लोरीन का मास क्या होता है, फ्लोरीन का नंबर है 9 तो इसका मास क्या होगा 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी का भी मास सोच सकते हैं। अब जैसे CO2 है, CO2 में कार्बन का मास क्या होगा 12, ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16 और कितने हैं 2, तो रेशो हो गया 12:32। इसे कट कर देंगे 4 3 ज़ा 4 8 ज़ा। तो दुनिया का कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ना हो, उसमें हमें क्या दिखेंगे, उसमें हमें यही 2 चीज़ें दिखेंगी। कौन सी 2 चीज़ें दिखेंगी बताओ, उसमें हमें कार्बन और ऑक्सीजन ही दिखेगा। और कार्बन और ऑक्सीजन का क्या होगा, एक फिक्स्ड रेशो होगा, है ना। इनका क्या होगा, अपने पास एक फिक्स्ड रेशो होगा, फिक्स्ड रेशो बाय मास। दुनिया का कहीं का भी कंपाउंड क्यों ना हो, उसमें वही 2 एलिमेंट्स होते हैं और उसी फिक्स्ड रेशो में होते हैं। ये अपना लॉ ऑफ, क्या कौन सा लॉ है ये, अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है। जैसे वाटर है, चाहे वो आइस वाटर हो, चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे वो सी वाटर हो, कैसा भी पानी क्यों ना हो, उसमें H2O ही रहेगा। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो हमेशा क्या रहेगा 1:8 रहेगा। हमेशा वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 1:8 ही रहेगा। इसके लिए इन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी भी कर रखी है जिसमें इन्होंने वाटर को क्या करा, ब्रेक डाउन करा। वाटर का इन्होंने करा है इलेक्ट्रोलिसिस। तुमको पता है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। फिर इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास मेजर करा और फिर जब उसका रेशो निकाला तो 1:8 ही आ गया। इसका मतलब वाटर जो है उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो 1:8 ही होता है हमेशा। थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें देखो क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है एक चीज़ है कैल्शियम कार्बोनेट जो डिकम्पोज हो गई। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ है, टूट गया है। किस में टूटा है, CaO में अलग, CO2 में अलग। हमें CaCO3 10 ग्राम दे रखा है और ये जो CaO है 5.6 ग्राम है। इसका मास हमें निकालना है। बताओ क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये जो 10 है ये क्या होगा 5.6 प्लस x, अगर हम इसका मास x मान रहे हैं। x क्या आएगा बताओ, 10 माइनस 5.6 और हमको पता है 10 माइनस 5.6 क्या होता है 4.4 होता है। तो इस तरीके से हम इसका मास इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो टोटल प्रोडक्ट के मास के बराबर है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे। थ्योरी का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटम के बारे में कुछ बातें बताई। डाल्टन ने एटम को डिफाइन करने के लिए कुछ बहुत सारी बातें बताई हैं। डाल्टन ने जो पहली बात कही ना, उसने ये कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे जिनको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। और उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, एटम नाम दे देते हैं। लेकिन इसमें गलती है। गलती क्या है, इसने कुछ बातें कही हैं लेकिन हर बात में छोटी मोटी गलती रह गई है ना। तो अगर कोई गलती पॉइंट आउट करने को बोले तो इसने एटम के लिए स्मॉलेस्ट वर्ड यूज़ करा। एक्चुअली स्मॉलेस्ट कुछ नहीं होता है ना।
एटम से भी स्मॉल स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। एटम से छोटा कौन है? एटम से छोटा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एटम से भी ज़्यादा छोटी हैं। तो डाल्टन ने तो क्या कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे और उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम नाम दे देते हैं। लेकिन एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, एटम से छोटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, हम एटम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। एटम से जो छोटे पार्टिकल हैं ये कभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना। एक एटम के अंदर ही होते हैं और जो एटम होता है वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो पहली बात तो डाल्टन ने ये कही। फिर डाल्टन ने कहा कि अगर दो सेम एलिमेंट हैं तो उनके एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे। अगर दो सेम, जैसे अगर ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, ये भी एटम किसका है? ऑक्सीजन का। ये भी एटम किसका है? ऑक्सीजन का। ये तो ये दोनों आपस में आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, हमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा डिफरेंट है ना। इसने क्या कहा कि अगर हमारा क्या होता है, अगर हमारा जो एटम होता है, सेम एलिमेंट के अगर दो एटम्स हैं तो वो आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। सही बात लग रही है ना ये तो, कि मतलब अगर ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तो ये दोनों बिल्कुल क्या लगने चाहिए? आइडेंटिकल लगने चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम लगने चाहिए। हाँ, मगर ये वाली स्पीशीज़ कहलाती है आइसोटोप। कुछ स्पीशी होती है आइसोटोप। आइसोटोप होती है सेम स्पीशी बट डिफरेंट मास। ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए थे, लेकिन इसका मास 35 होता है और इसका मास 37 होता है। मतलब हैं तो ये सेम स्पीशीज़ मगर इनका मास डिफरेंट है। इसीलिए डाल्टन की ये वाली बात भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। कुछ स्पीशीज़ होती है जिन्हें आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप क्या होता है कि सेम ही है, सेम ही हमारा एलिमेंट है लेकिन उसका मास डिफरेंट है। ठीक है, ऐसी स्पीशीज़ को हम क्या नाम दे देते हैं? आइसोटोप नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर इसने कोशिश करी, हाँ, तीसरी बात, फिर इसने तीसरी बात क्या कही? डाल्टन ने तीसरी बात कही कि अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स उठाते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए थे। जैसे कि अगर ये मेरे पास कैल्शियम है और ये मेरे पास आर्गन है, ये बिल्कुल क्या होने चाहिए? डिफरेंट। इसमें कोई सिमिलैरिटी हो ही नहीं सकती। इसने कहा कि अगर दो डिफरेंट चीज़ें उठाओगे ना तो वो एक जैसे हो ही नहीं सकते। ये वाली बात भी थोड़ी गड़बड़ है। कुछ स्पीशीज़ होती है जिसे हम कहते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? डिफरेंट चीज़ें होती हैं लेकिन मास सेम होता है। इसका मास भी 40 है, इसका मास भी 40 है। तो आइसोबार्स ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं लेकिन दोनों का क्या सेम है? दोनों का मास सेम है। दोनों का क्या सेम है? दोनों का मास सेम है। तो ये वाली बात भी थोड़ी सी क्या होने लगी? गलत होने लगी। ठीक है, डाल्टन ने अब तक क्या कहा? पहले तो एटम को स्मॉलेस्ट बता दिया, वो गलत हो गया। फिर इसने कहा सेम चीज़ उठाओगे तो बिल्कुल सेम। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, अगर सेम चीज़ उठाओगे तो थोड़े बहुत वेरिएशंस आ सकते हैं। जैसे आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन का 35 मास, क्लोरीन का 37 मास। फिर इसने कहा दो डिफरेंट चीज़ें उठाओगे तो बिल्कुल डिफरेंट, कोई सिमिलैरिटी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स होते हैं डिफरेंट चीज़ें लेकिन उनका मास सेम होता है। ठीक है, तो एटम समझ गए ना, एटम क्या है? एटम। इसके बाद इसने कुछ बातें और कही हैं डाल्टन ने वो दो लॉज भी दिए हैं। एक तो डाल्टन ने ये भी कहा कि जो हमारा मैटर है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमारा जो मैटर है ना हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मिलता जुलता था। ठीक है, कि हमारा जो मास है वो हम ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। इसने कहा मैटर हम ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब अगर एक केमिकल रिएक्शन है ना तो उसमें तुम एटम बना या ख़त्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसमें क्या है? बस रीअरेंजमेंट। एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? जैसे AB है वो CD से मिल रहा है तो अब क्या बन जाएगा? AD और BC। तो इसमें हुआ क्या है? कुछ बना, कुछ क्रिएट, कोई डिस्ट्रॉय थोड़ी हुआ है। बस इन्होंने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, है ना, इधर उधर हो गए। तो इसने कहा कि केमिकल रिएक्शन में ना हम मैटर को क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं, वो सिर्फ अपने आप की पोजीशन को इधर उधर रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसने एक लास्ट बात भी बोली। फिर
इसने लास्ट बात, अच्छा अब इसने लास्ट बात क्या बोली, इसने लास्ट बात बोली कि हमारे जो एटम्स है वो एक सिंपल फिक्स रेशो में मिलते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। एटम क्या करते हैं, एक सिंपल फिक्स रेशो में मिलते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम मिलेगा तो वो एक सिंपल फिक्स रेशो में ही मिलेगा मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ये नहीं कि किसी भी रेशो में मिल गया। इसने क्या कहा कि एटम्स जो हैं वो एक सिंपल फिक्स रेशो में मिलते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अच्छा, तुम कहोगे कि ये वाला लॉ तो बिल्कुल ठीक है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर को हम ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अब हम लोग मैटर को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम कोई भी एक पार्टिकल है उसको लाइट की स्पीड से भगाएं तो उसमें कोई मैटर नहीं बचेगा, वो सिर्फ एक एनर्जी रह जाएगी। जब हम सनलाइट में खड़े होते हैं तो तुम्हें पता है जो सनलाइट होती है उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे कहते हैं हम फोटोन। तो फोटोन हमसे जब टकराते हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि हमसे कोई टकरा रहा है, जबकि टकरा रहे हैं तो लगना तो चाहिए, क्योंकि क्या होता है, फोटोन्स जो है वो लाइट की स्पीड से आ रहे हैं। और अगर कोई भी पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से, लाइट की स्पीड के आसपास से आता है तो उसका सारा का सारा मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब तुम धूप में खड़े हो तो, सनलाइट में खड़े हो तो ऐसा नहीं लगता कोई चीज़ टकरा रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि एक एनर्जी सी फील होती है ना, कि एक एनर्जी हमें मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम भी जैसे कोई हम किसी तरह 3 × 10⁸ इतनी हाई स्पीड से अगर हम भागने लगें तो हम किसी को क्रॉस कर जाएंगे, उसे पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, उसे सिर्फ एक एनर्जी फील होगी, उसे कोई भी मास फील नहीं होगा। समझ गए? तो अब हम मैटर को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एटॉमिक बॉम्ब में, जो हमारे बॉम्ब वगैरह होते हैं, उसमें हम इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर इसने लास्ट वाली बात क्या कही कि एटम्स जो वो एक सिंपल फिक्स रेशो में मिलते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। बस इसने एक वर्ड एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया, सिंपल। फिक्स तक ठीक था, फिक्स तो प्राउस्ट ने भी यूज़ करा था, इसने वर्ड यूज़ करा सिंपल। सिंपल रेशो होना ज़रूरी नहीं है, किसी किसी का रेशो तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे तुम्हें शायद अभी पता ना हो कि हमारे शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये रेशो सिंपल नहीं है। सिंपल रेशो क्या होता है 2:3, 1:2, ऐसे रेशो को हम सिंपल कहते हैं। ये रेशो सिंपल नहीं कहा जा सकता है ना। अगर मैं इसमें मास का रेशो निकालूं तो कार्बन का मास होता है 12 और हैं कार्बन कितने 12, हाइड्रोजन का 22 और ऑक्सीजन का 11 × 16। तो ये जो रेशो है ना, ये रेशो बहुत अजीब सा आएगा। ये आएगा 144, ये आएगा 22 और ये आएगा 156। 2 से अगर सब कट भी जाएं तो भी 72, 11 और 88। मतलब ये हमें प्रूव करता है कि जो एटम्स हैं वो मतलब सिंपल फिक्स रेशो में, मतलब वो मिलते तो हैं लेकिन सिंपल वर्ड नहीं यूज़ करना, वो एक फ़िक्स रेशो में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें डाल्टन ने एटम से रिलेटेड कही। ठीक है, एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी उसके, और एटम्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, और एटम का साइज़ हम एटॉमिक रेडियस, एटम का जो साइज़ होता है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस को हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10।